हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैब और एडिटोरियल को लेकर के। यह हमारा वीडियो सेशन दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग में हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट जो वोकैब्स जो न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उनको लेकर के, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पार्ट है वो एडिटोरियल को लेकर के है। एडिटोरियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए अपने इस बिजनेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले वोकैब को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स है। चलिए, सबसे पहले वर्ड है क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को क्वैश करते हैं, खासतौर पर कोई ऑर्डर, जजमेंट, वर्डिक्ट इत्यादि को अगर आप क्वैश करते हैं तो आप उसको रद्द करते हैं। ये कोर्ट के मामलों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। या अथॉरिटीज क्या करते हैं, किसी के दिए गए फैसले को, जजमेंट को क्वैश करते हैं। तो क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। चलिए, इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या है जो कि अक्सर न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, और न्यूज़पेपर ही नहीं एग्जामिनेशन में भी आते रहते हैं। सब तरह के एग्जामिनेशन में ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एनल, रिवोक और एब्रोगेट, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, आप ऐसे समझिए। क्योंकि मामले अक्सर होते रहते हैं, रद्द करना, खत्म करना, निरस्त करना, आप इसको कई हिंदी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मामले अक्सर होते रहते हैं, तो ये वर्ड्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, क्वैश। और ये सारी सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। एनल, रिवोक और एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, खत्म करना। चलिए, इसका अपोजिट क्या हुआ? कन्फर्म, मतलब पुष्टि करना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। वर्ड है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी क्या है ना, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रथम नजर में। कोई चीज प्रथम नजर में अगर आपको वो सही लगता है, गलत लगता है, आपको लगता है कि अपराध हुआ है, आपको लगता है कि कोई प्लंडर का मामला है, रॉबिंग का मामला है, तो ये प्राइमा फेसी आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया में। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एट फर्स्ट व्यू। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सूप ऑन। सूप ऑन का मतलब क्या होता है? धावा बोलना। अगर पुलिस या आर्मी कहीं पर सूप ऑन करती है, वहां पर धावा बोलती है। किस लिए? अब आर्मी तो आक्रमण करेगी या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, तो अचानक बिना वार्निंग का कहीं चले जाना, किसी जगह पर चले जाना, ये सूप ऑन कहलाता है। तो आज के इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फ्रंट पेज पढ़ते हैं जिसमें केजरीवाल के गिरफ्तारी के बारे में चीज मेंशन किया गया, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वहां से लिए गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, देखिए न्यूज़पेपर में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कि कंटेंट वर्ड ना आए। हर दिन कंटेंट वर्ड आना है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा जाना पहचाना वर्ड है न्यूज़पेपर के एंगल से। कंटेंट का मतलब होता है दावा से कहना, किसी चीज को अफर्मेटिवली कहना, उसके साथ तर्क करना, ये कंटेंट कहलाता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मेंटेन और स्टेट। मतलब मेंटेन मतलब भी होता है दावा के साथ कहना, और स्टेट मतलब भी कहना। चलिए, प्रोसिक्यूट, एक वर्ड है हमारा प्रोसिक्यूट, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं तो आप उस पर एक तरह से दोष आरोपण करते हैं, कोर्ट के, आप उसको कोर्ट में घसीटते हैं, एक तरह से आप उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना। अभियोग लगाना नहीं समझ में आता है तो सरल भाषा में समझिए दोषारोपण करना, ठीक है। आप किसी पर दोष लगाते हैं तो आप उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्यू, है ना, ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट, है ना, और इसका अपोजिट जो होगा वो डिफेंड, रक्षा करना, बचाना। प्रोसिक्यूट का जो अपोजिट होगा वो डिफेंड होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड आया है वैग। वर्ड आया वैग। वैग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनिश्चित, पता नहीं चल रहा है, साफ साफ नहीं कहा उसने, तो उसने वैगली कहा, ठीक है ना। मतलब इसका साइनो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्सक्योर और एम्बिगुअस। ये टॉप क्लास के सिनोनिम्स हैं, ऑब्सक्योर और एम्बिगुअस, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई ये सिनोनिम्स हैं वैग के। चलिए, इल डिफाइंड इसका एक्सप्लेनेशन एक तरह से है, ठीक है ना। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर और डिफिनिट, जो चीज निश्चित है, साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है, ठीक है। तो वैग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनिश्चित। हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। मजल। मजल का इस न्यूज़पेपर में यूज किया गया, आज के न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किया। मजल का मतलब क्या होता है? किसी को बोलने से रोकना, एक तरह से उसका मुंह बंद कर देना। अगर आप
फ्रेज को मजल करते हैं, ऑपोजिशन को मजल करते हैं, आप बोलने से रोकते हैं। तो मुंह बंद करना, बोलने से रोकना, ये मजल का अर्थ होता है। गैग एक बहुत अच्छा वर्ड है। गैग का भी मतलब होता है मुंह पर पट्टी साट देना, मतलब बोलने से रोकना। मुंह पर पट्टी साटना, इसका ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बोलने से रोकना, ठीक है ना। सप्रेस दबा देना, रेस्ट्रेन मतलब ही रोकना होता है। तो गैग और मजल ये बहुत ही टॉप क्लास के वर्ड है, किसी को आप बोलने से रोकते हैं। तो चलिए अब इसका हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जो कि न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किया गया वो डिसेंट है। डिसेंट का मतलब क्या है? असहमति, विरोध, है ना। अगर आप असहमति जताते हैं तो आप डिसेंट जताते हैं, ठीक है ना। वॉइस ऑफ डिसेंट होता है ना, एक फ्रेज है वॉइस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होता है? विरोध भरे स्वर, है ना। इसका अगर सिंपल अगर आप ऐसे कहें तो विरोध भरे स्वर को कहते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा डिसेंट का? डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये डिसेंट होता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? एग्रीमेंट, सहमति। डिसेंट का अपोजिट होगा एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉक ए स्नूक, कॉक ए स्नूक, अगर आप किसी को कॉक ए स्नूक करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसका खुलेआम तिरस्कार करते हैं, आप उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखलाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर कॉक ए स्नूक करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसका खुलेआम तिरस्कार करते हैं, आप, है ना, उसको कोई तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिखलाते हैं। चलिए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टू शो कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, माना आप तिरस्कार दिखलाते हैं, आप किसी को हीन भावना से देखते हैं, तो यही तिरस्कार होता है, ठीक है ना। या डिसरिस्पेक्ट, आप उसको कोई तरह का आदर नहीं करते हैं, तो यही होता है कॉक ए स्नूक। प्रीपोजिशन जरूरत पड़ने पर एट लेगा, ठीक है। चलिए जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली कहें कि वो मतलब सरकार या अथॉरिटी को ना ठेंगा दिखलाता है, ठेंगा दिखलाने तो मुहावरा है ना, है ना। ये मुहावरा है, कैसे लिखेंगे? ही, अगर इसी चीज को लिखा जाए तो कॉक्स, है ना, ए स्नूक, ठीक है ना, एट ऑथोरिटीज, एट ऑथोरिटीज। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो अगला वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी ये टॉप क्लास का वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? संभावित, मतलब संभावित का मतलब क्या? जो अभी तो है नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है, चांस बन रहे हैं, ठीक है ना। चांस बन रहे हैं कि अभी तो है नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पोटेंशियल, लाइकली। पोटेंशियल और लाइकली का भी मतलब होता है संभावित। चलिए जैसे कि प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, अभी वो व्यक्ति उस पार्टी का वोटर नहीं है लेकिन वोटर हो सकता है। आज की न्यूज़पेपर में ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया, प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। प्रोस्पेक्टिव वोटर्स का मतलब क्या हुआ कि ये भविष्य में ये वोटर बन सकते हैं उस पार्टी के, अभी नहीं है लेकिन संभावना बनती है कि वो कोई पर्टिकुलर पार्टी के वो वोटर हो सकते हैं। जैसे कि प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं, मान लीजिए कि अभी हम कोई चीज देख रहे हैं खरीदने के दृष्टिकोण से, तो जब तक हम पैसा नहीं चुका दे उस चीज का तब तक हम बायर नहीं कहलाएंगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, है ना, बायर हो सकते हैं, अभी हैं तो नहीं, हो सकते हैं। उसी तरह से प्रोस्पेक्टिव वाइफ और प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, मतलब कि किसी लड़की का किसी लड़के से बातचीत चल रहा है, अभी तो हस्बैंड नहीं बना है लेकिन संभावना है कि वो बन सकता है। तो इसी तरह से किसी लड़के के लिए लड़की देखा जा रहा है, अभी तो वाइफ नहीं बनी है, डेफिनेटली अभी वाइफ नहीं बनी है लेकिन हो सकती है, मे बी, तो इसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव वाइफ, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। और इस तरह के प्रोस्पेक्टिव आगे चलते रहते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का क्या होता है ना, एक प्रोस्पेक्टिव डेट होता है, संभावित तिथि। तो प्रोस्पेक्टिव एक ना एक ब्रॉड मीनिंग का एक वर्ड है ना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? जो अभी है नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है। चलिए नॉट विथ स्टैंडिंग, एक बड़ा सा एक वर्ड है, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग एक बहुत ही फॉर्मल टाइप का वर्ड है जो कि रिटेन टेक्स्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है, नॉट विथ स्टैंडिंग दोनों है। इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्पाइट, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, और हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी, है ना। तो ये एडवर्ब की तरह काम करता है ना। एडवर्ब के रूप में इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा और प्रीपोजिशन के रूप में इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा। तो अगर कोई चीज यदि नॉट विथ स्टैंडिंग है तो वो के बावजूद है, वो फिर भी है। चलिए आगे बढ़ते। इरप्ट बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। न्यूज़पेपर में अक्सर ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इरप्ट का मतलब क्या होता है? एकाएक आरंभ हो जाना, भड़क उठना कोई चीज का। जैसे इरप्ट एक कंट्रोवर्सी, है ना, एक विवाद को खड़ा कर दिया। इरप्ट एक कंट्रोवर्सी, जो कि आज के न्यूज़पेपर में ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है। इरप्ट एक कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, यानी कि विवाद को भड़का दिया, विवाद को खड़ा कर दिया, विवाद शुरू हो गया।
इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है, ब्रेकआउट और फ्लेयर अप, है ना। फ्लेयर अप का भी मतलब होता है धधक उठना, भभक उठना, है ना, भड़क उठना, आप ऐसे समझिए। चलिए आगे बढ़ते। इंक्रिमिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है इंक्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब होता है आरोपित करना, है ना, या अपराधी ठहराना। आप किसी को अपराधी घोषित करते हैं या उसको आप आरोपित करते हैं तो आप उसको इंक्रिमिनेट करते हैं, है ना। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझिए, अगर आरोपित करना नहीं समझ में आ रहा है तो अपराधी ठहराना। आप किसी को क्रिमिनल ठहराते हैं, आप उसको इंक्रिमिनेट करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स होगा इम्प्लीकेट, है ना। इम्प्लीकेट का भी अर्थ होता है किसी अपराध में फंसा देना, अपराधी ठहराना, ठीक है ना, इम्प्लीकेट का मतलब होता है। चलिए इसका अपोजिट होगा एक्सोनिरेट। ये टॉप क्लास के, ये सभी के सभी जितने वर्ड्स हैं ना, ये सभी के सभी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार नहीं है, ऑलरेडी ये सभी तरह के परीक्षाओं में, वो चाहे सीजीएल हो, वो चाहे बैंक पीओ हो, वो चाहे सीडीएस हो, वो एनडीए हो, या और भी कोई एग्जाम्स हो, ये सारे वर्ड्स कई कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको आप जरूर नोट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इंक्रिमिनेट की मैं बात कर रहा था। इंक्रिमिनेट का मतलब होता है आरोपित, दोषी ठहराना, एक तरह से अपराधी ठहराना, ठीक है। चलिए एक्सोनिरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। अगर आप किसी को एक्सोनिरेट करते हैं, आप उसको दोष मुक्त करते हैं। चलिए इनक्रिमिनेटिंग इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। जो न्यूज़पेपर में, आज की जो न्यूज़पेपर में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जो आपको दोषी बना दे, दोषी ठहरा दे। आपके खिलाफ में कोई चीज पाया गया है जो कि आपको अपराध में फंसा रहा है, तो वो चीज क्या इनक्रिमिनेटिंग है। जैसे इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, एक सबूत है जो पुलिस के हाथ लग गई है, वो पुलिस आपको दोषी ठहरा सकता है उस सबूत के आधार पर। वो सबूत आपको दोषी बना रहा है, तो वो जो एविडेंस होगा वो कौन सा एविडेंस होगा, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस होगा। इसी तरह से कुछ कागजात मिले हैं, पुलिस को कुछ कागजात हाथ लगे हैं, ये कागजात जो है आपको दोषी ठहरा रहा है, आपको अपराधी ठहरा रहा है, तो वो कौन सा वो कागजात होगा, वो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट होगा। इसी तरह से कोई सामान हो सकता है इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। तो बच्चों ये इंक्रिमिनेट और इंक्रिमिनेटिंग बहुत अच्छा ये वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनबिकमिंग, अनबिकमिंग का मतलब क्या होता है, यदि कोई एक्शन अगर आपका अनबिकमिंग है, यानी कि वो अशोभनीय है, अनुपयुक्त है, जो सुटेबल नहीं है, है ना। तो चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट। जैसे कि किसी व्यक्ति का अनबिकमिंग बिहेवियर, अशोभनीय व्यवहार, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज जियोपार्डी है, खासतौर पर आपका जीविका, आपका अस्तित्व खतरे में आ गया, आपका अस्तित्व संकट में आ गया है, तो जियोपार्डी एग्जिस्टेंस, है ना। एग्जिस्टेंस क्या होता है, हमारा जीवन यापन क्या होता है, खतरे में आ जाता है, ठीक है। तो जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा या संकट, जीवन को लेकर के इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, डेंजर, रिस्क और हजार्ड। ये तीनों का मतलब होता है खतरा। ये तीनों अच्छे वर्ड है। हजार्ड भी बहुत बढ़िया वर्ड है जिसका मतलब होता है खतरा। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, सेफ्टी, सुरक्षा, है ना। इन जियोपार्डी, जो न्यूज़पेपर में जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो है इन जियोपार्डी, मतलब खतरे में, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है या फ्रेज, इसको कहिए, हमारा फ्रेज है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा ये फ्रेज है ना। इस तरह के फ्रेज आपको भरने को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए जाते हैं ना, तो इसी तरह का फ्रेज आपको भरने के लिए दिया जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि पुलिस या अदालत का हस्तक्षेप या विचार करने की योग्य अपराध। आपने कोई अपराध किया है जिस पर पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है, कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, कोर्ट विचार कर सकता है बिना आपके गए, तो वो चीज क्या है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। चलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस न्यूज़पेपर में जो एक जगह एडिटोरियल में जो वर्ड आया है या फ्रेज कहिए, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हितों की टकराहट। इंटरेस्ट का मतलब रुचि नहीं समझना, या इंटरेस्ट का मतलब हित समझना है। हितों की जो टकराहट होती है वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए प्रोफाउंड, हमारा अगला जो वर्ड है वो प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एडजेक्टिव है, प्रोफाउंड एडजेक्टिव है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, प्रबल, अत्यधिक। कोई चीज गहरा है, प्रबल है, अत्यधिक है, तो वो चीज प्रोफाउंड है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डीप, इंटेंस और एक्सट्रीम। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा डीप, इंटेंस और एक्सट्रीम।
इसका मतलब होता है गहरा, प्रबल और अत्यधिक। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, सैलो, स्लाइट और माइल्ड, हल्का। वो यदि सैलो है तो वह हल्का है, स्लाइट है तो वह हल्का है और माइल्ड है तो वह हल्का है। चलिए जैसे कि प्रोफाउंड कंसिक्वेंस, इसका गहरा परिणाम, है ना। कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। तो कोई चीज है जिसका परिणाम जो होगा वह गहरा परिणाम होगा, ठीक है ना, प्रोफाउंड कंसिक्वेंस। चलिए अगला हमारा वर्ड है पर्सपेक्टिव। हमारा अगला वर्ड है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, है ना। इसमें इस्तेमाल एक फ्रेज हुआ है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तमिलनाडु। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, एडिटोरियल में एक फ्रेज आया है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तमिलनाडु। इसका हिंदी क्या होगा, तमिलनाडु के दृष्टिकोण से। कोई चीज कहा गया है तो क्या है उसका हिंदी निकलेगा, तमिलनाडु के दृष्टिकोण से। चलिए दृष्टिकोण कहने के लिए हमारे पास दो और भी अच्छे फ्रेज हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, के दृष्टिकोण से, व्यू पॉइंट का मतलब दृष्टिकोण से। ये दो टॉप क्लास के फ्रेज हैं दृष्टिकोण कहने के लिए। दृष्टिकोण नहीं समझ में आता है तो नजरिया कहने के लिए, है ना, मतलब कि तमिलनाडु के नजरिए से। तो आप इसको आप हिंदी सरल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए भीम, भीम नाउन है। भीम का मतलब क्या होता है, सनक। किसी व्यक्ति का भीम उसका सनक होता है। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कैप्रिस और फैंसी। ये दोनों का मतलब होता है सनक, है ना। जो फ्रेज इस्तेमाल होता है वो भीम्स एंड फैंसीज, दोनों एक साथ इस्तेमाल होने वाली ये फ्रेज है। भीम्स एंड फैंसीज दोनों एक साथ इस्तेमाल होने वाले फ्रेज हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग एडिटोरियल की ओर मूव करते हैं। ये वोकैब सेक्शन अभी तक हम लोग ने जो किया है, ये हिंदू न्यूज़पेपर 11 अप्रैल का ये वोकैब सेक्शन था। अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो अगला हमारा पड़ाव है इस वीडियो सेशन का, वो है एडिटोरियल में हम लोग करने जा रहे हैं द एडवेंट ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। ये एडिटोरियल में ये टॉपिक आया है। चलिए होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, है ना, टोटल, है ना। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र और एडवेंट का मतलब होता है आगमन। पहले यहीं से पहले हम लोग अपने चीजों को शुरू करते हैं। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, नजरिया, ठीक है ना। अप्रोच का मतलब यहां पर आप समझिएगा नजरिया। चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके सारे पैराग्राफ्स को देखेंगे कि कैसे पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। लंबे चौड़े पैराग्राफ होते हैं। आपको तो हिंदू के जो पैराग्राफ मिलेंगे वो काफी लंबे लंबे पैराग्राफ होंगे, लेकिन यदि आपका इंग्लिश कमजोर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पैराग्राफ को तोड़ करके समझ सकते हैं। पैराग्राफ पर अगर आपका पकड़ हो गया तो एग्जामिनेशन में आपके जो कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज आते हैं बहुत अच्छे से बनेंगे, क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि ये सारा चीज लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का डिमांड करता है। आपका कितना अच्छा लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को कितना बेहतर वे में समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग अपने बिजनेस की ओर बढ़ते हैं। करे क्या, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस, animals and environment has been made increasingly evident with the emergence of pandemics such as COVID-19। चलिए यानी कि एक दूसरे पर सब डिपेंड है। कौन कौन डिपेंड एक दूसरे पर, ह्यूमन मानव, एनिमल जानवर, और इन्वायरमेंट और पर्यावरण, है ना। एक दूसरे का जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि मतलब आप ऐसे समझिए कि निर्भरता, परस्पर निर्भरता, ठीक है ना, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हैज बीन मेड इंक्रीजिंगली एविडेंट, ये काफी स्पष्ट हो गया है। कब, विद द इमर्जेंस ऑफ पेंडेमिक्स। पेंडेमिक्स मतलब होता है वैश्विक महामारी। पेंडेमिक का अर्थ होता है बच्चों वैश्विक महामारी। कोविड क्या था, एक पेंडेमिक था, एक वैश्विक महामारी था, ठीक है ना। तो कोविड के आ जाने से मानव, एनिमल और इन्वायरमेंट के जो परस्पर जो डिपेंडेंस है वो स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिए करेंगे, इट इज नॉट जस्ट ह्यूमंस हु आर अफेक्टेड बाय पेंडेमिक्स। केवल मानव ही पेंडेमिक्स द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इसका चलिए तोड़ के देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट ह्यूमंस, ये केवल ह्यूमन नहीं है, ठीक है ना, मानव नहीं है, हु आर अफेक्टेड बाय पेंडेमिक्स, जो कि पेंडेमिक से प्रभावित होते हैं, बट ऑल्सो लाइव स्टॉक, लेकिन जो पशुधन है हमारा जो पशुधन है, जो पशु हैं, बट ऑल्सो लाइव स्टॉक, है ना। चलिए एन एग्जाम्पल बीइंग द आउटब्रेक ऑफ लंपी, ठीक है ना। चलिए अब लाइव स्टॉक भी प्रभावित होते हैं। एन एग्जाम्पल बीइंग द आउटब्रेक ऑफ लंपी स्किन डिजीज, है ना, दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज, है ना। और कैसे ये लाइव स्टॉक प्रभावित है, तो गांठ, है ना, लंप का मतलब होता है गांठ, है ना। इन जानवरों के ऊपर एक गांठेदार रोग देखा गया। इसका भी एक महामारी शुरू हो गया पूरे देशों में। कोविड के साथ साथ कोविड ने ह्यूमन को तो प्रभावित किया ही, इसके अलावा जो लाइव स्टॉक, जो पशुधन थे, इनको भी प्रभावित किया। कैसे, तो उनके शरीर पर ना गांठेदार बीमारी पाया गया और समूचे देशों में,
केवल ये एक देश के बारे में बात नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेंडेमिक्स है वो केवल मानव को नहीं बल्कि लाइव स्टॉक को भी प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द रिसेंट डिसीजन ऑन द नेशनल वन हेल्थ मिशन, है ना, बाय द कैबिनेट मार्क्स ए माइलस्टोन। चलिए पहले यहां तक रुक जाते हैं। करेक्ट, द रिसेंट डिसीजन, हाल में जो एक फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया है कि एक, है ना, राष्ट्रीय एक, है ना, एक स्वास्थ्य मिशन, है ना, एक डिसीजन लिया गया कि नेशनल वन हेल्थ मिशन, आपका टॉपिक भी यही है ना, आपका यही है कि वन हेल्थ के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो हाल का जो निर्णय लिया गया है नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में, ठीक है ना, बाय द कैबिनेट के द्वारा मार्क्स ए माइलस्टोन, वो मील का पत्थर बनाती है। ये जो डिसीजन है कि वन हेल्थ मिशन होना चाहिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन होना चाहिए, ये एक मील का पत्थर बनाती है। चलिए कह रहा है क्या, इन जुलाई 2022 द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये प्राइम मिनिस्टर का एक परिषद है ना, प्रधानमंत्री का एक परिषद है, नाम उसका है PMSTIAC, इंडोर्स द सेटिंग अप ऑफ द नेशनल वन हेल्थ मिशन, यानी कि प्रधानमंत्री के ये जो संस्था, ये जो परिषद है, उसने नेशनल वन हेल्थ मिशन, है ना, के स्थापना करने का मतलब कि स्वीकृति दिया। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, स्वीकृति देना। अगर आप किसी चीज को इंडोर्स करते हैं, इसको ध्यान से सुना जाए, तो आप उसको स्वीकृति देते हैं। तो प्रधानमंत्री की ये जो संस्था थी PMSTIAC, है ना, जिसका पूरा नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है ना, इंडोर्स द सेटिंग अप मतलब स्थापित करना, सेटअप मतलब स्थापित करना। अगर आप कुछ को सेटअप करते हैं तो आप उसको लगाते हैं, स्थापित करते हैं। कोई कंपनी वगैरह को अगर आप सेटअप करते हैं तो आप उसको स्थापित करते हैं। तो चलिए, सेटअप का मतलब स्थापित करना। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन को स्थापित करने के लिए उसने अपनी सहमति प्रदान की। चलिए, सिंस देन तब से 13 ministries and departments as well as science funding agencies. This include the Department of Science and Technology, the Department of Biotechnology DBT, the Council of Scientific and Industrial Research CSIR, the Department of Pharmaceutical and Ayush और Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, the Ministry of Health, Animal Husbandry and Environment as well as Defense came together to shape the mission. चलिए, तब से ये सारी संस्था का नाम है, इसका कोई हिंदी तो है नहीं, ये सब सारे संस्थाओं का नाम है। 13 कर के सिंस देन, तब से 13 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, जो 13 मंत्रालय और विभाग, ठीक है ना, एज वेल एज साइंस फंडिंग एजेंसी, जो साइंस द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं, जिसमें कि ये सारे DBT, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड आयुष, आयुर्वेदा। तो आपको पैसे जब बनाना है ना, तो आपको एक हिंदी नहीं देखना, मोटा मोटी आपको लेके चलना है, ठीक है। चलिए, ये सारी संस्था केम टुगेदर टू शेप द मिशन, इस मिशन को आकार देने के लिए ये सारे एकत्र हुए। ये जो 13 संस्थाओं का नाम दिया गया है या डिपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है, ये नेशनल वन हेल्थ मिशन को आकार देने के लिए ये एकजुट हुए। चलिए, टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन द वर्ल्ड, और इनका जो मोस्ट होलिस्टिक अप्रोच है, जो कि दुनिया का सर्वाधिक होलिस्टिक अप्रोच ये माना जाएगा, ठीक है ना। और ये पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी, यानी कि महामारी का तैयारी के संबंध में ये दुनिया का सबसे बड़ा ये अप्रोच होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, करे क्या, देयर वाज कंसेंसस अमंग द लीडरशिप ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज। चलिए, कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, आम सहमति को कंसेंसस कहते हैं। चलिए पहले आप ऐसे समझिए, आम सहमति को हम लोग कंसेंसस कहते हैं, यानी कि इस चीज को लेकर के कि एक नेशनल वन हेल्थ मिशन तैयार करना है, सेटअप करना है, इसको लेकर के सहमति थी। करके देयर वाज कंसेंसस अमंग द लीडरशिप ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज, इन जो मंत्रालयों का चर्चा हुआ है, अब इनके जो मिनिस्टर हैं उनके बीच एक आम सहमति थी टू हैव ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, कि वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्था हो, है ना, ये नेशनल वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्था हो। चलिए, बेस्ड इन नागपुर, इट इज टू बी द एंकर इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज नेशनली, ठीक है ना। और ये कहां पर आधारित है, ये नागपुर आधारित। इट इज टू बी द एंकर, और इसको एक दिशा दिखलाना है, ठीक है ना, इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी क्रियाओं को समन्वित करना है।
and the nodal agency to coordinate international activities across the space of One Health. और एक नोडल एजेंसी बनेगा, एक नोडल एजेंसी बनेगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, समन्वित करेगा पूरे इंटरनेशनल एक्टिविटी को, है ना, अक्रॉस द स्पेस ऑफ वन हेल्थ के पूरे स्पेक्ट्रम में करेंगे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ये जो वन इंस्टीट्यूट वाली जो बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, फॉर वन हेल्थ, ठीक है ना, करेंगे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि इस जो संस्था का जो न्यू है, फाउंडेशन स्टोन का मतलब आप समझिए न्यू, जो फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट वाज लेड, है ना, डाला गया था, न्यू डाला गया था, यहाँ पर डालना है, ठीक है ना, बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर द्वारा उसको रखा गया था नरेंद्र मोदी ऑन दिसंबर 11, 2022, यानी कि 11 दिसंबर 2022 को इस संस्था का न्यू प्रधानमंत्री द्वारा डाला गया था या रखा गया था। चलिए अब हम आगे चलते, मोर ए जर्नी, एक और अधिक यात्रा। चलिए टॉपिक का नाम है, अब उसके नीचे ये सारी बातें हैं। करे क्या, द गोल्स ऑफ वन नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसका जो लक्ष्य है, जो नेशनल वन हेल्थ मिशन का जो लक्ष्य है, आर टू डेवलप, है ना, उसको विकसित करना, लक्ष्य क्या है, विकसित करना है। स्ट्रेटेजीज फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज, है ना, एकीकृत बीमारी के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, रणनीति बनाना है। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति, स्ट्रेटेजी का अर्थ हुआ रणनीति, रणनीति तैयार करना है ना। चलिए डिजीज सर्विलांस, ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, R&D। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, गोल का मतलब लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है, आर टू डेवलप स्ट्रेटेजीज, रणनीति तैयार करना है, फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज, है ना, एकीकृत मतलब सारे बीमारियों को इकट्ठा करके, एकीकृत बीमारी, सर्विलांस देख रेख, है ना, मॉनिटरिंग, ज्वाइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स, आप तुरंत रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो शोध और विकास से संबंधित जो चीज है उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। चलिए एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करना है, सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रूटीन डिजीज एज वेल एज दोज ऑफ ए पेंडेमिक नेचर, एंड इंश्योर सीमलेस इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को भी शेयर करना है, ठीक है ना, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ, ताकि बढ़िया से नियंत्रित हो जाए वो डिजीज जो कि अक्सर होते रहते हैं, रूटीन डिजीज उनको कहा गया है, ठीक है ना, उनको रूटीन डिजीज कहा गया है, एज वेल एज दोज ऑफ पेंडेमिक नेचर, या जो पेंडेमिक नेचर के हैं। चलिए करें वाइल्ड डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन सच एज कोविड-19 आर नोन। चलिए वाइल्ड डिजीजेस दैट अफेक्ट ह्यूमंस, जो कि ह्यूमन को प्रभावित करते हैं, सच एज कोविड-19 आर वेल नोन, वे तो बढ़िया से ज्ञात है। डिजीज दैट अफेक्ट एनिमल सच एज फुट एंड माउथ डिजीजेस, और जो एनिमल को होने वाले रोग हैं जैसे कि फुट और माउथ डिजीजेस हैं, ठीक है ना, और लंपी स्किन डिजीज, या उनके त्वचा के जो गांठेदार जो रोग हैं, कैन हिट प्रोडक्टिविटी, वो उत्पादन को वो प्रभावित कर सकता है, एंड ट्रेड, और वो मतलब ट्रेड को भी प्रभावित कर सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार दीज एंड अदर डिजीजेस सच एज कैनाइन डिस्टेम्पर अफेक्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर कंजर्वेशन, इसी तरह से जो जंगली जानवरों के जो डिस्टेम्पर डिजीज है ना, नाम दिया गया है डिस्टेम्पर डिजीज, अफेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवरों को प्रभावित करती है, एंड देयर कंजर्वेशन, और उनके संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण है। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हमने दो चीजों पर ज्यादा बात किया, एक इसका वोकैब सेक्शन था और दूसरा एडिटोरियल का एक हिस्सा था। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।